Hello everyone, myself धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घर पर अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और शायद बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। 9th क्लास में हम लोगों ने इस समय जो लेसन चलाया हुआ है वो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसकी 3 वीडियो मैंने आपको पहले भेजी थी, अब उससे आगे की आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 अगस्त 1789, ये जो डेट थी ये फ्रांस के लोगों के लिए बहुत वैल्यू रखती थी। बेसिकली हो क्या रहा था कि फ्रांस में एक अफरा तफरी का माहौल था, ठीक है ना। और लुईस 16 जो था वो इस चीज़ को समझ गया कि भाई अब अगर अपनी गद्दी आपको बचानी है तो लोगों के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दी कि भाई ठीक है, मैं एक ऐसा राजा बनने के लिए तैयार हूँ जिसकी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक की जाएंगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड मोनार्च बनने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर हम फ्रांस की असेंबली के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे विशेष अधिकार जो लोगों को दिए गए थे, जो क्लर्गी के लोग थे या जो नोबिलिटी के लोग थे, वो सारे जो राइट थे उनसे ले लिए गए। चर्च को जो राइट दिए गए थे डिफरेंट टाइप के टैक्सेस कलेक्ट करने का, वो सब जो है उनसे छीन लिए गए थे। बहुत सारी जगह पे जो चर्च थी उनकी बहुत सारी बिल्डिंगें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उन सबको जो है जब्त कर लिया गया था और उससे भी गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रिवेन्यू या एक अच्छा खासा जो है इनकम जो है मिल गया था। अगर हम उसके बाद बात करें हाउ फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी ये मानिएगा कि अगर हम बात करें 1791 के अकॉर्डिंग तो जो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने इस चीज़ की ड्राफ्टिंग तैयार कर ली थी और अब जो लुईस 16 थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड राजा बन गए थे। अगर हम वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी जो काम था या जो पावर थी अब वो सिंगल हैंडेड नहीं थी, बहुत सारे लोगों के बीच में आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अच्छा, अगर हम बात करें गवर्नमेंट को चलाने के तरीके की या वोटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रांस में जो सिटीजन थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। मान लीजिए आप असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या आप एक वोटर बनना चाहते हैं तो आपको राइट वो कैसे मिलेगा? आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एक मजदूर की जो 3 दिन की मजदूरी होती है अगर उसके बराबर आप टैक्स देते हैं तो डेफिनेटली आपको ये राइट मिल जाएगा। सीधी सी बात ये थी कि अगर आप जो है इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे तो डेफिनेटली आप जो है बढ़िया तरीके से जो है इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ठीक है ना, और आपको जो है राइट टू वोट भी मिल जाएगा। यानी फ्रांस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बदल रही थी। उसी टाइम पीरियड में अगर हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर द मैन एंड सिटीजन, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की वहाँ बात की गई थी और ये कन्फर्म किया गया था कि भाई वो राइट जो है लोगों को मिलने ही मिलने चाहिए। जैसे लाइफ को जीने का जो अधिकार था, अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग चलाने का अधिकार था, है ना, आप अपनी बातों को लोगों के सामने व्यक्त कर सकते थे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रांस में बहुत सारे बदलाव जो हैं अब आ रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखें जो डिफरेंट राइट्स दिए गए थे उनसे हम बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स को जोड़ सकते हैं, है ना, सिंबल्स के माध्यम से। भाई ऐसा था कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा तो होता नहीं है ना, तो सिंबल्स के माध्यम से या पिक्चर्स के माध्यम से हम उनको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ से द ब्रोकन चेन, देखिए अगर हम चेन के अकॉर्डिंग बात करें तो जनरली जो गुलाम थे, ठीक है ना, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिनको जो है एक तरीके से बीड़ियों में जकड़ा गया था, तो जो टूटी हुई चेन दिखाई गई है वो उसका क्या मतलब है कि अब मैं और आप जो है हर तरह के बंधन से आज़ाद हो गए हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं द बंडल ऑफ रोड्स। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी भी होगी कि भाई एक किसान था, ठीक है, उसके 4 बेटे थे, उसने उनको एक एक स्टिक दी कि अब आप इसको तोड़िएगा। वो स्टिक उन्होंने आसानी से तोड़ दी। फिर जब उसने स्टिक का बंच उनको बना कर दिया तो वो को तोड़ नहीं पाई। तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी ताकत होती है। देन आफ्टर अगर हम बात करें द आई विद इन अ ट्राइंगल, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो अंधेरा होता है या जो अंधेरे के बादल होते हैं वो एक समय के बाद गायब हो जाते हैं और जो एक आँख जो है आपकी बुक में जैसे दिखाया गया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो सूर्य है वो निकल कर आता है ना, और हमें जो है नॉलेज जो है देना शुरू कर देता है। यानी अंधकार जो है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा और फाइनली जो है आदमी हर चीज़ को जो है गेन कर लेता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, यानी अगर हम बात करें तो इस विलय का ना तो आदि है ना अंत है। ये जो जीवन है ये तो ऐसे ही चलता रहता है और ये जो ब्रह्मांड है अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन हमेशा जो है हमारा संघर्षों से भरा हुआ होता है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं रेड कैप, जनरली रेड कैप की अगर मैं अकॉर्डिंग बात करें तो जो गुलाम होते थे जब वो दास्ता से फ्री हो जाते थे, है ना, वो आज़ाद हो जाते थे स्लेवरी से, तो उसके बाद वो इस कैप को पहनेंगे।
देन आफ्टर ब्लू, वाइट और रेड, ये 3 कलर थे जो फ्रांस के नेशनल जो उनका फ्लैग था उसमें इनको जो है शामिल किया जाता था। देन आफ्टर अगर हम बात करें द विंग्ड वुमेन, यानी कानून, लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो महिला को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो एक तरीके से कानून की देवी जो है आप उसको कह सकते हैं। एंड देन आफ्टर द लॉ टैबलेट, यानी जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, सबको एक जैसा न्याय ही जो है फ्रांस में दिया जाएगा। आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बात हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। ओके, थैंक यू।